हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चेंज मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम कई सारे वीडियो बनाएंगे और एक एक करके इनको देखेंगे। आज का वीडियो बेसिक्स पे है, तो यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। छोटे छोटे बेसिक सवाल हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला, व्हाट इज अ चेंज। अब देखिए, चेंज क्या होता है। नॉर्मल बात है, चेंज मतलब कुछ चेंज करना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में हम जो भी कुछ बदलते हैं, चाहे वो किसी प्रॉब्लम की वजह से बदलें, या फिर किसी अपग्रेड की वजह से बदलें, या फिर किसी और कारण की वजह से बदलें, ठीक है ना। कारण कोई भी हो, अगर हम सिस्टम के अंदर कुछ भी चेंज करते हैं तो उसी को हम बोलेंगे चेंज। आईटीएल की भाषा में देखें तो देखिए, इंसिडेंट अगर आपने देखा है तो इंसिडेंट से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, फिर प्रॉब्लम पे आए, प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम को एनालाइज किया गया, क्या इशू था उसको एनालाइज किया गया, और फाइनली जब इशू एनालाइज हो गया, रूट कॉज पता चल गया, उसके बाद हम करते हैं चेंज। तो इस तरह से भी चेंज देखा जाता है, चेंज किया जाता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, चेंज इज द एडिशन, मॉडिफिकेशन और रिमूवल ऑफ एनीथिंग दैट कुड हैव इफेक्ट ऑन द आईटी सर्विसेज, ठीक है ना। सिस्टम के अंदर जो भी कुछ हम कर रहे हैं, अगर उसका कहीं ना कहीं कुछ असर पड़ रहा है, किसके ऊपर, अल्टीमेटली सर्विसेज के ऊपर, तो उसी को हम लोग एक चेंज बोलेंगे। अब दूसरा टर्म आता है चेंज मैनेजमेंट। तो यहाँ पे लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग चेंज थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम स्टार्ट टू क्लोजर विद एम ऑफ मिनिमाइजिंग द रिस्क। अब देखिए, चेंज करना तो आप समझ गए, करना चाहिए, लेकिन ये चेंज कौन कर रहा है, ये चेंज कब हो रहा है, ये चेंज कितने टाइम के लिए हो रहा है, इससे कितना रिस्क होगा, इससे क्या क्या चेंज होगा, इससे क्या क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें पता नहीं है तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। एक बड़ी कंपनी का एग्जांपल लीजिए जिसमें 10 लाख यूजर्स हैं। अब 10 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, राइट। इसमें कस्टमर भी आ गए, इसमें यूजर्स भी आ गए। तो अगर उस कंपनी में चेंज हो रहा है इंडिया के अंदर, लेकिन सिस्टम तो थ्रू आउट वर्ल्ड ऑलमोस्ट सेम है, राइट। या फिर सेम नहीं तो कहीं ना कहीं कोई रिलेशन तो होगा। तो चेंज इंडिया में हो रहा है, लेकिन उसका असर कहाँ पे हो रहा है, हमने देखा कि यूएस में भी हो रहा है, या फिर इंडिया में भी असर हो रहा है। तो फिर प्रॉब्लम आई तो फिर कोई पूछेगा, जो भी यूजर्स हैं या फिर जो भी हायर मैनेजमेंट, वो पूछेगा भाई ऐसा तुमने क्या कर दिया कि ये जो प्रॉब्लम आ गई है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि चेंज कहाँ पे हो रहा है, चेंज कौन कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें एक जगह ट्रैक होनी चाहिए, ताकि अगर गलती से कोई चेंज हो जाए या फिर कोई चेंज ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब गलत चेंजेस आपने कर दिए, तो उनको रिवर्ट किया जा सके। और अगर किसी लेवल पे और भी तरह के कुछ चेंजेस होते हैं तो उनको फिर नोटिफाई किया जा सके, उनको रिपोर्ट किया जा सके। सब कुछ पता रहना चाहिए, अल्टीमेट बात यह है। तो ये सारा का सारा लाइफ साइकिल, मतलब चेंज स्टार्ट कब हुआ, चेंज में क्या किया गया, चेंज के अंदर कितना टाइम लगा, ठीक है, ये सारी की सारी लाइफ साइकिल, इसको पूरे को मैनेज और ट्रैक करना हम चेंज मैनेजमेंट कहते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि इसका एम क्या होना चाहिए। आप कोई भी चेंज कर रहे हैं तो उसका अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, चेंज तो हो लेकिन उसका इम्पैक्ट मिनिमम हो। मतलब इम्पैक्ट मतलब जो रिस्क है वो मिनिमम हो, क्योंकि जितना कम रिस्क होगा उतना ज्यादा इम्पैक्ट कम होगा और उतना सक्सेसफुल एक चेंज कहा जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन है, और आपने उसमें कुछ चेंजेस किए, ठीक है ना। और उस चेंजेस के दौरान उस एप्लीकेशन को आपको 5 घंटे तक बंद रखना पड़ेगा। तो अभी आप कब करेंगे, ये आप तब करेंगे जब बहुत कम यूजर्स उसको यूज कर रहे हो। और बहुत कम यूजर उसको कब यूज कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे वीकेंड के टाइम या फिर नाइट के टाइम। लेकिन अगर आपने इस चेंज को दिन के टाइम कर दिया तो ऑब्वियस बात है 5 घंटे तक एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं रहेगी। और जब वो अवेलेबल नहीं रहेगी तो जो उसके यूजर्स हैं वो उस समय उसको यूज नहीं कर पाएंगे, वो यूज नहीं कर पाएंगे तो आपका बिजनेस 5 घंटे तक के लिए जीरो रहेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं रिस्क मिनिमम रखिए। तो रिस्क मिनिमम कब रहेगा, जब हम उसको ऐसे टाइम पे करेंगे जब उसका यूजर्स मिनिमम होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ चेंज मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव हम यहाँ से ही देख चुके हैं कि इसके पूरे के पूरे लाइफ साइकिल को मैनेज करना, रिस्क को मिनिमम रखना, और जो आईटी सर्विसेज है उसका डिसरप्शन कम से कम हो। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला है क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं चेंज के। तो चेंज के एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं
या तो ये कोई बग फिक्स होगा, मतलब कोई इशू है उसको फिक्स किया जा रहा है, ठीक है, उसको डिप्लॉय किया जा रहा है, कोई पैच है मतलब कोई अपग्रेड है, या फिर कोई प्रॉब्लम है जो कि हाई प्रायोरिटी है। इसके साथ साथ और भी चीजें आ सकती हैं, जो भी आप सोच सकते हैं जो चीज इम्पैक्ट कर रही है सर्विसेज को, और उसको हम अपग्रेड करने के लिए जो कुछ भी करते हैं उसको हम चेंज बोलते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो देखिए तीन तरह के चेंज होते हैं, एक स्टैंडर्ड चेंज, दूसरा इमरजेंसी चेंज, तीसरा नॉर्मल चेंज। तो जैसे कि इनके नाम है इसी तरह से इनकी फितरत है। सबसे पहला है स्टैंडर्ड चेंज। तो स्टैंडर्ड चेंज है अ चेंज विच इज प्री ऑथराइज्ड, that is low risk, relatively common and follow a specific procedure or works instruction। तो मतलब ये वो चेंज है जो कि बहुत स्टैंडर्ड है, जिसके बारे में सबको पता है, और इसको हमने पहले से बहुत सोच समझ के तैयार किया है। मतलब हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमने पूरी इसकी इंस्ट्रक्शन तैयार की है, हमने पूरी इसकी टाइमलाइन तैयार की है, इसके रिस्क को हमने मिनिमम रखा है, और इसके बारे में जितने भी जो अप्रूवल्स हैं वो हम ले चुके हैं, सबको पता है कि ये चेंज जाने वाला है। तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड चेंज। अब ऐसे चेंज कब आते हैं? देखिए ऐसे चेंजेस आते हैं जब भी आप कोई अपग्रेड करते हैं। जब हम कोई अपग्रेड करते हैं तो भाई हम पहले से ही लोगों को इंटीमेट करते हैं, भैया ये फलाना अपग्रेड होने वाला है, और इसके लिए आपको ये प्रॉब्लम होगी, इसके लिए हमें खेद है, और सारी की सारी इंस्ट्रक्शन आपके सामने पहले से ही होती हैं कि भैया अगर आपको इशू आता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम पहले से लोगों को मतलब यूजर्स को बता देते हैं। ठीक है ना, तो यही होता है स्टैंडर्ड चेंज। इसके बाद है इमरजेंसी चेंज, अ चेंज दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एज सुन एज पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल रिजॉल्विंग अ मेजर इंसिडेंट और इम्प्लीमेंट अ सिक्योरिटी पैच। तो देखिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको इमीडिएटली हमें रिकवर करना पड़ता है, जिसके लिए रुका नहीं जाता। जैसे कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क आउटेज आया है, उस नेटवर्क आउटेज को हमें इमीडिएटली अब करना है, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे, हम तुरंत जाएंगे सिस्टम में, एक इमरजेंसी चेंज खोलेंगे और उसके तहत उसके हिसाब से हम चेंज कर देंगे। मतलब इमीडिएटली हमें एक्शन लेना पड़ता है। ये वो चेंजेस होते हैं जिसमें इंसिडेंट की प्रायोरिटी बहुत हाई होती है, मतलब नंबर 1 होती है, और इसकी वजह से जो सर्विस डाउन हुई है उसको आप इमीडिएटली किया जाता है। तो उस केस में हम इमरजेंसी चेंजेस को देखते हैं। इसके बाद जो बीच का है वो है नॉर्मल चेंज। अब नॉर्मल चेंज क्या है? जो स्टैंडर्ड और इमरजेंसी नहीं है वो नॉर्मल है। अब आप कहेंगे भाई ये क्या है? तो देखिए वो चेंजेस जिनकी प्रायोरिटी रिलेटिवली मीडियम है, ना तो वो हम इमीडिएटली करना है, ना ही उसके लिए हमें इतना टाइम है कि भैया 1 महीने पहले से हम उसकी प्लानिंग करें। तो इसका एग्जाम्पल है कि आपके किसी यूजर ने एक रिक्वायरमेंट आपको दी, आपने उस रिक्वायरमेंट के ऊपर काम किया, और उस रिक्वायरमेंट के आप तक आने के बाद 1 हफ्ते के अंदर आपने इस पे काम किया, टेस्टिंग करी, और फाइनली उसको प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर दिया। तो यानी जो हमारे डे टू डे चेंजेस होते हैं उनको हम लोग जनरली नॉर्मल के अंदर रखते हैं। तो आई होप अब आपको ये तीनों चेंजेस पता चल चुके होंगे, इनकी डेफिनेशंस भी आपको पता चल चुकी होगी। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपने प्रोसीजर के हिसाब से चेंजेस को डिफाइन करती है। तो थोड़ा बहुत हर ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेशन ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन एक कोर मीनिंग मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है चेंज मैनेजमेंट रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो चेंज मैनेजमेंट के अंदर कुछ रोल्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला है चेंज इनिशिएटर, मतलब वो पर्सन या फिर वो रोल जिसके तहत आप एक चेंज प्लान बनाना, उसको इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाना, और जो भी चेंज से रिलेटेड चीजें हैं उनको एक्वायर करना। तो वो कौन करता है? चेंज इनिशिएटर करता है। इसके बाद आता है चेंज मैनेजर। ये चेंज मैनेजर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब चेंजेस को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, चेंज मैनेजमेंट को किस तरह से अच्छा करना है, उसको किस तरह से यूजर फ्रेंडली बनाना है, ये सारी की सारी चीजें ओवरऑल एक चेंज मैनेजर ही देखता है। इसके बाद होता है चेंज एडवाइजरी बोर्ड। अब चेंज एडवाइजरी बोर्ड का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए एक सिस्टम के अंदर 4 डोमेन है, और ये चारों डोमेन एक दूसरे के साथ लिंक हैं। तो अगर आप एक डोमेन में चेंज करेंगे कुछ, तो वो उसका इम्पैक्ट दूसरे डोमेन पे भी हो सकता है। ठीक है ना। तो जब भी कोई चेंज प्रोडक्शन में जाता है या फिर कभी कोई चेंज हम बनाते हैं, तो उसके लिए हर डोमेन से अप्रूवल लेना पड़ता है कि भैया मैं ये चेंज कर रहा हूँ, अब ये चेंज मैं आगे भेज रहा हूँ, मैंने ये टेस्ट कर लिया कि मेरे इस चेंज से आपकी जो डोमेन है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है,
और अगर कुछ इम्पैक्ट आ रहा है तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत ही लो रिस्क का है, ठीक है ना। इसके अंदर ये चेंज करने से ये प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी की सारी चीजें हम चेंज एडवाइजरी बोर्ड के थ्रू देखते हैं। तो अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा सकता है, उस हिसाब से फिर उस चेंज को मॉडिफाई किया जाता है या फिर उसको आगे भेजा जाता है या कैंसिल किया जाता है। तो चेंज एडवाइजरी बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कैब भी कहते हैं। आपने ऑफिस में सुना भी होगा कि अगले फ्राइडे को कैब मीटिंग है। तो ये कैब मीटिंग वही होती है जिसके अंदर ये सारे लोग, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं और देखते हैं कि भाई इस चेंज से क्या क्या इम्पैक्ट होगा। इसके बाद चेंज अप्रूवर है। चेंज अप्रूवर भी इन्हीं में से एक होता है या फिर वो चेंज मैनेजर भी हो सकता है। फाइनली चेंज इम्प्लीमेंटेशन टीम है, मतलब जो भी टीम उस पर काम कर रही है उसको मैनेज करने वाली जो टीम है उसको हम कहेंगे चेंज इम्प्लीमेंटेशन टीम। तो यही थे वो रोल्स जो कि चेंज मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए, हर तरह के चेंज का अपना एक लाइफ साइकिल होता है। ये सिंपल लाइफ साइकिल है। हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको थोड़ा थोड़ा अलग लाइफ साइकिल दिखेगा बेस्ड ऑन द चेंज टाइप, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। पहला स्टेट है न्यू, उसके बाद है एसएस। एसएस के अंदर जो है हम लोग उसको देखते हैं कि भैया इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, उसको एनालाइज किया जाता है। उसके बाद जब सब एनालिसिस हो जाता है फिर उसको ऑथराइज किया जाता है कि ओके, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी जो चेंज एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स हैं वो इससे ओके हैं, तो फाइनली इसको ऑथराइज कर दिया उन सारे लोगों ने। फाइनली फिर इसको शेड्यूल किया जाता है। शेड्यूल करने के बाद जब समय आता है तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको फिर से एक बार प्रोडक्शन में टेस्ट किया जाता है और जब सब कुछ अच्छे से टेस्ट हो जाता है तो इसको क्लोज कर दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है कि कहाँ कहाँ पे चेंज कैंसिल हो सकता है। तो जब न्यू बना तब कैंसिल हो सकता है। एसएस मतलब जब इसको एनालाइज किया जा रहा है, मतलब कैब मीटिंग में जब कैब वाले लोग इसको एनालाइज करें तब भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसको ऑथराइज कर दिया कि भैया हम लोग ओके हैं, उसके बाद भी इसको कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन शेड्यूल के बाद इसको कैंसिल किया जा सकता है क्योंकि अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी इसको कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट हो गया उसके बाद इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। यहाँ पे मतलब ये आउट ऑफ बॉक्स यही है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए पूरा का पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है। हर चेंज का अपना यहाँ पे डायग्राम है। आसानी से आपको ये विकी में भी मिल जाएगा और आप इसको देख सकते हैं। अगला जो सेक्शन है वो है हाउ टू क्रिएट चेंज। तो बहुत सिंपल है। देखिए डायरेक्टली आप चेंज मैनेजमेंट एप्लीकेशन में जाके चेंज बना सकते हैं, आपके पास अगर आईटीएल रोल है तो। उसके बाद आप इंसिडेंट से भी डायरेक्टली चेंज बना सकते हैं। देखिए इंसिडेंट फॉर्म है, यहाँ पे क्रिएट चेंज रिक्वेस्ट भी होगा, क्रिएट इमरजेंसी चेंज, क्रिएट स्टैंडर्ड चेंज, क्रिएट नॉर्मल चेंज। इंसिडेंट से तो अल्टीमेटली चेंज बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो इंसिडेंट से भी चेंज बना सकते हैं, नॉट अ इशू। इसके बाद आप प्रॉब्लम से चेंज बना सकते हैं। इंसिडेंट और प्रॉब्लम और चेंज के बीच में क्या रिलेशन है मैं ऑलरेडी बिगनिंग में आपको बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी आपके पास ये यूआई एक्शन मिल जाएगा, क्रिएट नॉर्मल चेंज, स्टैंडर्ड चेंज एंड इमरजेंसी चेंज। इसके बाद चेंज मैनेजमेंट एप्लीकेशन से, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आप सर्विस कैटलॉग से भी चेंज बना सकते हैं। मतलब आपके रोल के ऊपर है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस कैटलॉग में भी ऑप्शन है क्रिएट नॉर्मल चेंज या कुछ, तो आप वहां से भी डायरेक्टली चेंज बना सकते हैं यूजिंग अ रिकॉर्ड प्रोड्यूसर। तो यही था बेसिक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये इंस्टेंस है और आप देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा चेंज का एक अलग से जो है आपकी एप्लीकेशन है। यहाँ पे क्रिएट न्यू है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख लेंगे यहाँ पे आप पे दो ऑप्शन आएंगे, इमरजेंसी चेंज बनाना है या नॉर्मल चेंज बनाना है। आप सारे अपने चेंजेस देख सकते हैं। तो ये हैं वो सारे चेंजेस जो आपने बनाए हैं। चलिए एक चेंज को ओपन करते हैं। वैसे तो इसमें सारी बेसिक फील्ड्स हैं, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं इसकी सारी की सारी फील्ड्स है, जैसे कि आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट स्टेटस, ठीक है ना, रिस्क, ये सारी सारी इंपॉर्टेंट जो फील्ड्स हैं इसको नेविगेट करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। बट आज हमने केवल बेसिक समझा कि चेंज क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका लाइफ साइकिल क्या होता है। हेलो दोस्तों, चेंज मैनेजमेंट में तीन तरह के चेंजेस की बात की जाती है, इमरजेंसी चेंज, स्टैंडर्ड चेंज एंड नॉर्मल चेंज। इनकी बेसिक डेफिनेशन तो मैंने वीडियो में बता रखी है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको इसके बेस्ट एग्जांपल्स देता हूँ। सबसे पहला है स्टैंडर्ड चेंज। जैसे कि नाम बता रहा है स्टैंडर्ड,
मतलब ये आपकी कंपनी के नॉर्म्स, आपकी कंपनी के कल्चर और आपकी कंपनी की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से स्टैंडर्ड चेंज बनाए जाते हैं। अब इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर सारी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। मतलब इसमें प्लानिंग होगी, इसमें रिस्क मैनेजमेंट होगा, इसके अंदर ये देखा जाएगा कि इसको कब भेजा जाए, मतलब अप्रोप्रिएट टाइम ढूंढा जाएगा। इसके अंदर सभी कैब अप्रूवल्स दिए जाएंगे, सारे अप्रूवल्स होने के बाद एक टाइम पे इसको शेड्यूल किया जाएगा, फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ऐसे चेंजेस कब आते हैं ज़्यादातर, ऐसे चेंजेस जो आपके डे टू डे चेंजेस होते हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे जो आप चीज़ें प्रोडक्शन पे भेजते हैं उस समय ऐसे चेंजेस को शेड्यूल किया जाता है, बनाया जाता है। तो यही होते हैं स्टैंडर्ड चेंज। इसके बाद आता है नॉर्मल चेंज। अब नॉर्मल चेंज और स्टैंडर्ड चेंज में क्या फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए इसमें तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड चेंजेस में हो रहा है ये आपकी कंपनी के लिए हो रहा है, राइट। आप खुद ये चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे चेंजेस हमें करने पड़ते हैं जिसमें हम चाहते नहीं है, लेकिन भाई सिस्टम अपग्रेड वाली बात आ जाती है। अब जब सिस्टम अपग्रेड है, या फिर सर्विस नाउ का एग्जाम्पल लें, सर्विस नाउ हर समय एक नया अपग्रेड लाता रहता है, एक साल में 2 बार, तो ये अपग्रेड करना एक तरह से मजबूरी हो जाती है। इसमें हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, बट जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। इसी तरीके से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना है पूरी कंपनी में, तो ये सब इस तरह के चेंजेस होते हैं जिन्हें पब्लिक ज़्यादातर करना नहीं चाहती, लेकिन अप टू डेट रहने के लिए हमें ये सब करने पड़ते हैं। तो ऐसे चेंजेस को हम नॉर्मल चेंज कहेंगे। इन चेंजेस के लिए भी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे कि आप देखते हैं सर्विस नाउ का जब अपग्रेड होता है तो एक प्रॉपर प्लानिंग शीट बनती है, हर टीम को टेस्टिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और फिर उसको अपग्रेड किया जाता है। लेकिन नॉर्मल चेंजेस में ज़्यादातर हमें कैब अप्रूवल्स नहीं चाहिए, कैब मीटिंग नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अपग्रेड हो रहा है, ये कोई हम अलग से अपने हिसाब से चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैब अप्रूवल्स वगैरह थोड़े कम होते हैं, हो भी सकता है लेकिन ज़्यादातर नहीं होते हैं। तीसरे नंबर पे आता है इमरजेंसी चेंज, जो कि आपको पता है कभी भी कोई सर्विस इमीडिएटली डाउन हो जाती है या फिर कोई एक बहुत ही हाई प्रायोरिटी इंसिडेंट या कुछ ऐसा हो जाता है, तो उस केस में एक इमरजेंसी चेंज को खोला जाता है और उस इमरजेंसी चेंज को तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाता है। बाद में उसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन सर्विस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप करने के लिए जो भी कुछ चाहिए वो तुरंत किया जाता है। तो ऐसे चेंजेस को हम इमरजेंसी चेंज बोलते हैं। जैसे कि एक नेटवर्क आउटेज आ गया। अब नेटवर्क आउटेज आ गया, वो क्यों आया, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो है राउटर खराब था, राइट। तो उस राउटर को तुरंत सही करना है। या फिर अगर आपने कोई चेंज भेजा, उस चेंज में कोई कोड फट गया, तो उस कोड को तुरंत हमें ठीक करना है, राइट। या फिर उस कोड को हटा देना है, जैसे पहले था वैसे ही कर देना। तो ये सारी चीज़ें जो है इमीडिएटली की जाती हैं, इनके अंदर हम लोग इमरजेंसी चेंजेस का यूज़ करते हैं। तो आई होप अब आपको थोड़ा आइडिया हो चुका होगा। और भी अच्छे एग्जाम्पल हैं आपके पास तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम भी समझें और लोग भी समझें। बाय। चेंज मैनेजमेंट की सीरीज में आज हम पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले आपने पार्ट 1 जिसमें चेंज मैनेजमेंट बेसिक बताया गया है, उसके बाद टाइप्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट बताए गए हैं पार्ट 2 के अंदर, और आज पार्ट 3 के अंदर मैं आपको एक पूरा डेमो दूंगा स्टैंडर्ड चेंज का। इसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, क्या इसकी प्रोसेस है, क्या इसका वर्कफ्लो है, एक पूरा डेमोंस्ट्रेशन आपके सामने आज किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 विद स्टैंडर्ड चेंज। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है स्टैंडर्ड चेंज स्टेट प्रोग्रेशन। सबसे पहले यहाँ पे न्यू से शुरू होता है, देन इट गो टू शेड्यूल, फिर इम्प्लीमेंट, फिर रिव्यू, फिर क्लोज्ड। आप देखिए इसमें असेसमेंट पार्ट नहीं होता, राइट। इससे पहले नॉर्मल में देखिए असेसमेंट होता है, ऑथराइजेशन होता है, लेकिन चेंज जो कि स्टैंडर्ड होते हैं उनके अंदर ये पार्ट नहीं होता। ये सर्विस नाउ आउट ऑफ बॉक्स प्रोसेस है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर यही इस्तेमाल की जाती है एज पर ITIL स्टैंडर्ड्स। तो चलिए एक बार इसको और देखते हैं, क्या होता है स्टैंडर्ड चेंज। अ स्टैंडर्ड चेंज इज अ प्री ऑथराइज्ड change that is low risk, relatively common and follow a specific procedure or a workstation। तो इसमें ये जो स्टेप्स हैं इसलिए स्किप कर दिए जाते हैं क्योंकि ये प्री अप्रूव्ड है, प्री ऑथराइज्ड है, इसमें लो रिस्क है। इसका मतलब क्या है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे छोटे छोटे चेंजेस जो आप लोग करते हैं उनको आगे ले जाता है। इसलिए यहाँ पे असेसमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे ऑथराइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है कि एक छोटा सा चेंज जा रहा है। अब छोटे चेंज में क्या हो सकता है, समझिए आप एक
नया कैटलॉग आइटम बनाया है उसको आगे भेजना है प्रोडक्शन में, या फिर आपने किसी फील्ड का नाम चेंज कर दिया, या फिर आपने किसी फील्ड की लेंथ बढ़ा दी। तो ये छोटे छोटे चेंजेस है, डे टू डे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नई नई चीजें आती रहती है और हम उसको करते रहते हैं। तो ये तो था बेसिक्स। चलिए अब स्टैंडर्ड चेंज का एक मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। ये है चेंज एप्लीकेशन, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू। आप क्रिएट न्यू में अगर आप देखेंगे मॉडल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे इमरजेंसी और नॉर्मल चेंज बनाने का प्रोसीजर है। मॉडल्स क्या होते हैं ये हम सारे चेंज जब देख लेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग मॉडल्स में इमरजेंसी और नॉर्मल चेंज है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं प्री अप्रूव्ड। ये प्री अप्रूव्ड क्या है, यही वो चेंजेस हैं जिनको हम स्टैंडर्ड चेंज कहते हैं, क्योंकि ये प्री अप्रूव्ड है। इनके अंदर किसी तरह की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब के देखिए हमने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। आप प्री अप्रूव्ड कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं तो ये आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पता चलेगा। आपके यहाँ पे कौन से चेंजेस को हम प्री अप्रूव्ड करते हैं, कौन से चेंज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए एक टेम्पलेट बना लिया जाता है जिससे कि समय भी बचे और हम सीधे के सीधे उसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स हमें ये कुछ टेम्पलेट्स बनाने हैं, और ये टेम्पलेट्स कैसे बनेंगे ये इस एग्जाम्पल के बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या उसका प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यही वाला देख लेते हैं, ऐड नेटवर्क स्विच। तो क्लिक करते हैं इसके ऊपर। तो देखिए चेंज हमारा क्रिएट हो चुका है। यह है स्टैंडर्ड चेंज, इसका स्टेट है इस समय न्यू। और देखिए क्योंकि ये एक टेम्पलेट से बना है तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी हैं, क्योंकि हमें एक नेटवर्क स्विच को कैबिनेट में ऐड करना है। ठीक है ना। तो ऐड अ नेटवर्क स्विच टू कैबिनेट, इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए जो प्लानिंग के अंदर जो जो फेजेस हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या क्या स्टेप्स हैं इम्प्लीमेंटेशन के, वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। क्या क्या इसका बैकआउट प्लान है, क्योंकि ये पहले से ही डिसाइडेड है सारा, ये रोज ये काम होता है राइट, हर महीने में हर हफ्ते में ऐसा कुछ करना पड़ता होगा। तो इसलिए ये काम हमने पहले से ही सब डिसाइड करके रखा है, बैकआउट प्लान क्या होगा, टेस्ट प्लान क्या होगा। इसलिए इसको टेम्पलेट से बनाना अच्छा है। आप क्योंकि आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड चेंज के अंदर न्यू के बाद डायरेक्टली क्या आता है, स्केड्यूल आता है राइट। तो अब इसको डायरेक्टली स्केड्यूल हम करेंगे। यहाँ पे आप बटन भी देख पा रहे हैं, इसकी पूरी बैकग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से इसको हैंडल किया गया है कि इस न्यू के बाद आप केवल स्केड्यूल पे जाएं, आप और कुछ ना कर पाएं। तो स्टेट में भी देखिए स्केड्यूल है, या फिर आप कैंसिल कर सकते हैं, दो ही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। तो स्केड्यूल करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, क्लिक कीजिए इस पे। तो यहाँ पे आपको एक असाइनमेंट ग्रुप देना पड़ेगा जो कि इस चेंज के ऊपर काम करेगा। तो क्या असाइनमेंट ग्रुप देंगे, क्योंकि नेटवर्क से रिलेटेड है तो चलिए नेटवर्क का ही कोई दे देते हैं। नेटवर्क हमने रख दिया, इसको असाइन भी कर देते हैं। इसके अंदर हमने आईटी टेक्नीशियन को असाइन कर दिया है ये चेंज। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, आपको ये डेट्स देनी पड़ेंगी कि भैया कब आप इसको स्केड्यूल करना चाहते हैं। तो मैं इसको स्केड्यूल करना चाहता हूँ 22 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में। ठीक है। तो ये दोनों मैंने डाल दिया है। एक्चुअल स्टार्ट एक्चुअल डेट कब आएगा, जब हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम क्लिक करते हैं स्केड्यूल पर। तो देखिए स्केड्यूल हो चुका है। ठीक है ना। अब जब वो समय आएगा, मतलब जब 22 तारीख आएगी उस समय इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा राइट। इम्प्लीमेंट करने से पहले एक और चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, कन्फ्लिक्ट स्टेटस। इस फील्ड का क्या मतलब है, फिलहाल ये नॉट रनिंग है। ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट स्टेटस का मतलब ये है कि जब आपने अपना चेंज शेड्यूल किया उस समय उस चेंज के साथ कोई और चेंज भी जा रहा है, मतलब एक ही विंडो में कई चेंज जा रहे हैं। तो अगर वहां पे कोई चेंज जा रहा है और वो चेंज आप ही के विंडो से रिलेटेड है, मतलब आप ही के डोमेन से रिलेटेड है, तो वहां पे कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए अगर कन्फ्लिक्ट आता है तो आपको उस टीम के साथ इंटरेक्ट करना होगा, उस टीम के साथ आपको साइमल्टेनियसली सब कुछ बैलेंस करके चलना होगा। यही मकसद है कन्फ्लिक्ट का, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी हम देखिए कन्फ्लिक्ट हमने चलाया नहीं है, कैसे चलाएंगे, कैसे पता करेंगे। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट में जाइए। ये कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन आइटम और अफेक्टेड सीआई, प्लान स्टार्ट डेट एंड प्लान एंड डेट आर रिक्वायर्ड टू रन द कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर आपको यहाँ पे ये बटन एनेबल करना है जिसको चेक कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसके लिए आपको ये 3 फील्ड भरी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला आपके डोमेन से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब यहाँ पे डोमेन का मतलब सीआई है। ठीक है। सीआई की वैल्यू भी यहाँ पे होनी चाहिए। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, क्योंकि एक स्टैंडर्ड चेंज है और यहाँ पे किसी तरह का सीआई नहीं दिया गया है, ठीक है, तो इस केस में हमें
कन्फ्लिक्ट चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल चेंज है, बहुत ही नॉर्मल चेंज है जिसका कोई रिस्क नहीं है। तो कन्फ्लिक्ट से हमें ज़्यादा कुछ यहाँ पे मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन नॉर्मल चेंज में या इमरजेंसी चेंज में ये आपको मैं एनेबल करके दिखाऊंगा। फॉर द टाइम बिंग अब हम क्लिक करेंगे इम्प्लीमेंट के ऊपर। समझिए उस डेट आ गया और अब हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट हो गया इम्प्लीमेंट। अगर बॉटम में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो चेंज टास्क मिलेंगे। जैसे ही हमारा चेंज इम्प्लीमेंटेशन में गया तो यहाँ पे आपको दो टास्क मिलेंगे। अब इन दो टास्कों में आपको क्या क्या करना है वो यहाँ पे देखिए। सबसे पहला टास्क तो है इम्प्लीमेंट करने का, जो है चेंज टास्क 31, राइट। फिर 32 नंबर है जिसके अंदर हमें इम्प्लीमेंट करने के बाद टेस्टिंग भी करनी है। तो ये बट ऑब्वियस थिंग है, कॉमन चीज है। अब आप कहेंगे कि ये जो टास्क है ये बने कैसे। तो ये इसलिए बने हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने फ्लोज का यूज किया है। तो दो तरह के फ्लो, यानी फ्लो डिजाइनर में जाके हम देखेंगे दो तरह के फ्लो हमने बनाए हैं। तो अगर हम फ्लो डिजाइनर में जाएंगे, क्लिक ऑन फ्लो डिजाइनर, यहाँ पे अगर आप चेंज करेंगे सर्च तो देखिए बॉटम में आपको दिखेगा चेंज स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट और दूसरा चेंज स्टैंडर्ड। तो ये जो दोनों हमारे फ्लोज हैं, इन दोनों की वजह से ही वो जो टास्क आपको दिख रहे हैं वहां पे आ रहे हैं। तो इनको ओपन करते हैं। तो देखिए सबसे पहला फ्लो है चेंज स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट। ये ट्रिगर होगा जब भी कोई चेंज रिक्वेस्ट बनेगी या फिर अपडेट होगी। और और मॉडल स्टैंडर्ड होगा, इसके साथ साथ स्टेट इम्प्लीमेंट होगा। तो हमारा जो चेंज रिक्वेस्ट है यहाँ पे देखिए मॉडल स्टैंडर्ड है और टाइप भी स्टैंडर्ड है, राइट। और स्टेट हमारा इम्प्लीमेंट है। दोनों चीज यहाँ पे मैच कर रही है, राइट। तो ये कंडीशन ट्रिगर हो जाएगी और ट्रिगर होने के बाद आप देखिए डू द फॉलोइंग पैरेलल थिंग्स। तो ये सब चीजें पैरेलल में चलेंगी। यहाँ पे देखिए नंबर 7 और 8 में क्या है, चेंज इम्प्लीमेंटेशन टास्क है। मतलब एक और फ्लो यहाँ पे ओपन हो रहा है, एक सब फ्लो, जिसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन टास्क को ओपन कर रहे हैं। तो यही जो सब फ्लो है वो हमारे यहाँ पे ये दोनों टास्क को ओपन कर रहा है। तो देखिए सीधा के सीधा वर्क फ्लो ना यूज करके फ्लो डिजाइनर को यूज किया गया है। तो अगर आपको फ्लो डिजाइनर भी सीखना है तो मैंने बहुत अच्छे से अपने चैनल में इसको बताया गया है कि फ्लो डिजाइनर क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं। इसके साथ साथ आप सर्विस नाउ 911 जो हमारा इंग्लिश चैनल है वहां भी ये वीडियोस देख सकते हैं जिनमें फ्लो डिजाइनर बहुत अच्छे से समझाया गया है। सो फॉर द टाइमिंग देखिए चेंज टास्क कैसे बन रहे हैं, फ्लो डिजाइनर के थ्रू बन रहे हैं। ठीक है, वर्क फ्लो का इसमें यूज नहीं किया है। तो अब क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन स्टेट पे है, अब हमें ये दोनों टास्क को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग इम्प्लीमेंटेशन टास्क को क्लोज करेंगे और ये बताएंगे कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन था वो अब खत्म हो चुका है, मतलब हमने चेंज इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये किसने करना था, ये नेटवर्क टीम ने करना था और ITIL बंदे ने इसको करना था जो टेक्नीशियन है, राइट। तो यहाँ पे वर्क नोट दे दीजिए चेंजेस डन। ठीक है, और इसको आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोजर इंफॉर्मेशन दीजिए सक्सेसफुल डन, क्लिक ऑन क्लोज टास्क। इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो देखिए एक क्लोज हो चुका है इम्प्लीमेंटेशन का, दूसरा हमारा है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग। तो अब वही टीम इम्प्लीमेंट होने के बाद एक बार सिस्टम में पूरे अच्छी तरह से टेस्ट करेगी कि भैया जो भी हमने चेंज भेजे हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं। तो जब वो इम्प्लीमेंटेशन टीम टेस्टिंग कर लेगी तो वो इस टास्क को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसको कर दीजिए क्लोज्ड। असाइन कर दीजिए किसको, नेटवर्क टीम को और सेम यूज़र। ठीक है, और यहाँ पे क्लोजर इन्फॉर्मेशन दे दीजिए टेस्टिंग सक्सेसफुल। तो टेस्टिंग भी खत्म हो गई, क्लोज कर दीजिए इसको। इसको क्लोज करते ही आप देखेंगे कि ये जो हमारा चेंज है ये भी आगे बढ़ जाएगा। इसका स्टेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा रिव्यू पर, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, राइट। अब रिव्यू में क्या है, आपको चेंज को रिव्यू करना है, मतलब दोबारा से जो एक्चुअल टीम है, जो कस्टमर टीम है जिसके लिए चेंज किया गया था, वो कस्टमर जाके उस चीज़ को रिव्यू करेगा। उसके बाद रिव्यू के बाद जब उनको आ जाएगा वहाँ से अप्रूवल आ जाएगा कि ठीक है हमें सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, तो यहाँ पे सब अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, लिख देंगे हम कस्टमर रिव्यूड द चेंजेस, देन हम इसको क्लोज कर देंगे, क्लिक ऑन क्लोज। क्लोज करने से पहले ऑब्वियसली हमें क्लोजर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, सक्सेसफुल चेंजेस डन, या फिर आप जो भी क्लोज नोट लिखना चाहते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन क्लोज नाउ। तो देखिए ये हमारा पूरा चेंज था जो कि स्टैंडर्ड था, हमने अच्छे से इसको समझा
इसका वर्कफ्लो समझा, इसको कैसे प्रोग्रेस करना है हमने समझा, इसके टास्क कैसे ओपन होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है, कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होता है, शेड्यूल कब करते हैं, इसके साथ साथ टास्क कैसे बनते हैं ये भी हमने देखा। देखिए ये वैंकूवर रिलीज है, इस समय सर्विस नाउ में आउट ऑफ बॉक्स इसी तरह से चेंज आ रहा है। ठीक है, अब हम उसका दूसरा पार्ट करते हैं, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। हमने चेंज का एक एग्जाम्पल देख लिया, हमने फ्लो डिजाइनर भी समझ लिया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि भैया जब हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, चेंज के अंदर हमने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जो ये प्री अप्रूव्ड आ रहा है ये किस तरह से आ रहा है। ठीक है, ये टेम्पलेट्स कैसे बनेंगे ये अब हमें समझना है। तो इसका बड़ा सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले हमें एक प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज प्रपोजल जब हम सबमिट करेंगे वो चेंज प्रपोजल चेंज टीम के पास जाएगा। चेंज टीम या चेंज मैनेजर उसको समझने के बाद, उसकी नीड समझने के बाद फिर उसको अप्रूव कर देंगे, तो अब वो हमारा जो टेम्पलेट है यहाँ पे आ जाएगा। आप वो अप्रूव क्यों करेंगे, वहाँ क्यों जाएगा, क्योंकि देखिए एक कंपनी के अंदर एक चेंज मैनेजमेंट को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और हर डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग स्टैंडर्ड चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए चेंज मैनेजर को वो सारे चेंजेस जाने पड़ेंगे, उस टीम को देखेगा, उस चेंजेस को वो समझेगा, उसके बाद उसको अप्रूव कर देगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं चेंज प्रपोजल्स पे। राइट डाउन प्रपोजल। तो देखिए स्टैंडर्ड चेंज के अंदर आपको दिख गए प्रपोजल्स। क्लिक करेंगे माय प्रपोजल, मतलब अगर आपने कोई प्रपोजल बनाया तो वो दिखेगा, वरना क्लिक ऑन प्रपोजल्स। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे प्रपोजल दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये पूरे 5 प्रपोजल्स हैं और यही 5 प्रपोजल या 6 प्रपोजल्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक नया प्रपोजल बनाना है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा न्यू पर। आपको ये प्रपोजल सर्विस कैटलॉग में भी दिख जाएंगे। तो चलिए एक बार सर्विस कैटलॉग ओपन करते हैं, वहाँ से भी आप चेंज को बना सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड चेंज को बना सकते हैं। तो सर्विस कैटलॉग में गए तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड चेंज यहाँ पे है ऑलरेडी। क्लिक कीजिए नेटवर्क स्टैंडर्ड चेंजेस, तो यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा। सबसे पहले ऐड ए नेटवर्क स्विच, तो मतलब अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। मतलब अगर कोई यूज़र कोई एंड यूज़र बनाना चाहता है, ठीक है, डायरेक्टली कस्टमर बनाना चाहता है, तो वो चेंज एप्लीकेशन के थ्रू ना आके सर्विस कैटलॉग का भी इस्तेमाल करके डायरेक्टली एक चेंज बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम जाएंगे, एक प्रपोजल तैयार करेंगे। ये मेरा प्रपोजल है सर्विस कैटलॉग के लिए। यहाँ पे कैटेगरी मैं दे देता हूँ, स्टैंडर्ड चेंज में ही मैं रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक न्यू कैटलॉग आइटम बनाया है, उसको आगे भेजना चाहता हूँ, उसके रिलेटेड एक स्टैंडर्ड चेंज बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं जिसमें नए कैटलॉग आइटम बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए मैं एक स्टैंडर्ड चेंज बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप और चीज़ें भी भर सकते हैं, मतलब ये प्रपोजल किसको जाएगा, असाइनमेंट ग्रुप ये है, असाइन टू क्या है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिए चेंज वैल्यूज, मतलब जो भी आप चेंज बनाएंगे उसमें जो प्री डिफाइंड वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे आप भर सकते हैं। मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, बैकआउट प्लान और टेस्ट प्लान, ये 5 फील्ड तो मैंडेटरी हैं, मतलब भरनी ही चाहिए। आप हटा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक स्टैंडर्ड चेंज टेम्पलेट बनाना है तो ये 5 चीज़ें तो आपको देनी ही पड़ेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप और भी वैल्यूज देना चाहते हैं, जैसे कि आप स्टेट की वैल्यू करना चाहते हैं या फिर आप कैटेगरी की वैल्यू आप देना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे एज पर टेम्पलेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो समझिए मैं यहाँ पे कैटेगरी की वैल्यू सॉफ्टवेयर डालना चाहता हूँ, तो आप अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग सेव कर देंगे। ये हमारा प्रपोजल तैयार हो जाएगा। अब इस प्रपोजल को हम लोग रिक्वेस्ट कर देंगे, मतलब जो भी नेसेसरी टीम है उसके पास एक प्रपोजल रिक्वेस्ट चली जाएगी कि भैया ये प्रपोजल इस चेंज स्टैंडर्ड चेंज के लिए बना है, अब आप इसको प्लीज़ अप्रूव कीजिए या डिनाई कीजिए। ठीक है, तो ये जो 2 अप्रूवल्स यहाँ पे बन चुके हैं, क्योंकि मैं अभी एडमिन हूँ तो मैं यहाँ से इसको अप्रूव कर सकता हूँ। अदरवाइज जो भी जो अप्रूवर्स हैं, देखिए चेंज मैनेजर अप्रूवर है, एवेल अप्रूवर है, इन दोनों को ये चीज़ें जाएंगी और वहाँ पे वो इसको अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं। तो समझिए यहाँ पे हमने इसको अप्रूव कर दिया। तो अप्रूव होने के बाद हमारे अप्रूवर एक चेंज टेम्पलेट बन चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आएंगे, इसको रीलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा
तो यहाँ पे कहीं वो आपको दिखेगा, देखिए ये रहा, क्रिएटेड अ न्यू चेंज कैटलॉग आइटम, इसको क्लिक कीजिए तो ये सीधे आपको स्टैंडर्ड चेंज बन जाएगा, उसी तरीके से जो कि हमने अपने एग्जाम्पल में डिस्कस किया। ठीक है, ये सारी प्लानिंग चीज़ें आ गई, ये 5 चीज़ें जो हमने भरी थी, कैटेगरी भी आपने डाली थी, राइट, कैटेगरी सॉफ्टवेयर डाली थी, वो भी आ चुकी है। तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड चेंज टेम्पलेट बनाते हैं। सबसे पहले उसका प्रपोजल जाएगा, प्रपोजल के बाद वो अप्रूव होगा या डिनाई होगा। अप्रूव होता है तो वो प्री अप्रूव्ड टेम्पलेट्स में आ जाएगा और कोई भी यूज़र डायरेक्टली उसको बना सकता है। टेम्पलेट्स के साथ साथ वो आपको सर्विस कैटलॉग में भी दिखेगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। क्लिक कीजिए इस पे, स्टैंडर्ड चेंजेस पे जाइए, तो देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड चेंजेस के अंदर आपको क्रिएट अ न्यू कैटलॉग आइटम, ये चेंज टेम्पलेट मिल चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तो भी एक चेंज आपके सामने तैयार होगा जो कि स्टैंडर्ड होगा। तो दोस्तों यही था कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ स्टैंडर्ड चेंज इन सर्विस नाउ। अभी हमने देखा कि कैसे चेंज बनता है, चेंज की क्या वर्कफ्लो होता है, चेंज में क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, वो सारी की सारी प्रोसीजर हमने यहाँ पे देख चुके हैं। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड चेंज के बारे में अब बहुत कुछ आइडिया लग चुका होगा। अगले एग्जाम्पल में मैं आपको नॉर्मल चेंज के बारे में बताऊंगा। इसको भी हम लोग पूरे तरीके से डिबग करेंगे, पूरी तरीके से लाइन बाय लाइन उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड चेंज के बारे में सब कुछ सीखा था। इसी सीरीज में आज हम नॉर्मल चेंज के ऊपर सारा कुछ देखेंगे, मतलब उसका डेमो, उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्मल चेंज। सबसे पहले इसका एक छोटा बेसिक्स देख लेते हैं, क्या होता है नॉर्मल चेंज। एनी चेंज विच इज़ नॉट स्टैंडर्ड और इमरजेंसी, ये तो बहुत वेग डेफिनेशन है, इसमें ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन बाकी जो ये पॉइंट्स हैं इसमें सब कुछ आपको क्लियर होगा। सबसे पहला पॉइंट बोलता है नॉर्मल चेंज रिक्वेस्ट फॉलो अ पर्सपेक्टिव प्रोसेस विच रिक्वायर 2 लेवल ऑफ अप्रूवल बिफोर इम्प्लीमेंटेड, रिव्यूड एंड क्लोज। तो जैसे कि हमने देखा था स्टैंडर्ड चेंज के अंदर दो चीज स्किप थी, मतलब उसमें अप्रूवल नहीं चाहिए थे, प्री अप्रूव्ड होता था। लेकिन नॉर्मल चेंज के अंदर हर तरह का अप्रूवल चाहिए। हर तरह का अप्रूवल कौन सा है, यहाँ पे दो अप्रूवल्स की बात की जा रही है। सबसे पहला है आपका टेक्निकल अप्रूवल, मतलब आपके इंटरनल जो टीम है उसमें आप एक अप्रूवल लेंगे कि भैया मैं ये चेंज आगे भेजना चाहता हूँ, मतलब जैसा भी बिजनेस के हिसाब से जो भी डिसीजन है वो वहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा अप्रूवल है चेंज एडवाइजरी अप्रूवल। कैब मीटिंग क्या होती है ये मैंने पहले वीडियोस में बताया गया है। इसके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब एक जगह बैठते हैं और इवेल्युएट करते हैं चेंज को, कि इस चेंज के अंदर जो भी चीज़ जा रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या वो दूसरी चीज़ को इम्पैक्ट कर रही हैं, मतलब दूसरे मॉड्यूल्स को इम्पैक्ट कर रही हैं नहीं। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे अप्रूवल होने के बाद प्रॉपर तरीके से इस चेंज को आगे भेजा जाता है। मतलब ये एक ऐसा चेंज है जिसमें हर चीज को प्लान किया जाता है और हर चीज को प्रॉपर अप्रूवल के साथ आगे भेजा जाता है। दीज चेंजेस रिक्वायर अ फुल रेंज ऑफ असेसमेंट, हर तरह का असेसमेंट होगा, एंड ऑथराइजेशन सच एज पीयर और टेक्निकल अप्रूवल, चेंज मैनेजमेंट अप्रूवल एज वेल एज कैब ऑथराइजेशन। ठीक है, ये तीनों चीजें इसमें की जाएंगी, मतलब हर तरीके से इसको देखा परखा और समझा जाएगा to ensure the completeness, accuracy and most important least possible disruption of the service। मतलब ये देखा जाएगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये जो चेंज है ये पूरी तरह से कंप्लीट है, ये पूरी तरह से एक्यूरेट है और इसके थ्रू किसी भी तरीके की सर्विस डाउन नहीं हो रही है। These changes are most often scheduled outside of defined change blackout window और ड्यूरिंग द मेंटेनेंस विंडोज। मतलब इन चेंजों का इम्पैक्ट जो है ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, इसलिए सेफर साइड के लिए इन्हें ऑफ आवर्स में किया जाता है, या तो मेंटेनेंस विंडोज में या फिर नाइट में या फिर उस समय जब यूजर्स बहुत कम होते हैं। द नॉर्मल टाइप इज यूज टू इम्प्लीमेंट बेनिफिशियल चेंज फॉर एनी चेंज टू अ सर्विस दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंड इमरजेंसी चेंज। तो ये वही चीज़ ऊपर वाली दोहराई गई यहाँ पे, ये वाली, कि जो स्टैंडर्ड और इमरजेंसी नहीं है वही नॉर्मल है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों। देखिए एक नया प्रोजेक्ट आया, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, तो उसको हम एज ए नॉर्मल चेंज आगे भेजेंगे। या फिर कोई बड़ा अपग्रेड है या फिर कोई बड़ा पैच है जिससे इम्पैक्ट विंडो ज़्यादा होती है, जिसमें इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और जिसका स्क्रूटनी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस तरह के चेंजेस को हम नॉर्मल चेंज बोलते हैं। चलिए अब जल्दी से इसका वर्कफ्लो देख लेते हैं। जैसा कि हमने स्टैंडर्ड में देखा था, यहाँ पे स्टेट नंबर 2 यानी एसएस और ऑथराइजेशन नहीं था, लेकिन एक नॉर्मल चेंज के अंदर हर तरह का स्टेट अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू टिल क्लोज्ड। ठीक है,
और कहाँ पे कैंसिल हो सकता है वो नॉर्मल चीज़ है, वो आप जानते हैं, यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए चलते हैं चेंज एप्लीकेशन पर, क्लिक कीजिए क्रिएट न्यू, यहाँ पे नॉर्मल चेंज अंडर मॉडल्स, क्लिक ऑन इट। अब देखिए, क्योंकि नॉर्मल चेंज एक बहुत ही प्लान्ड और इसमें सब तरह के अप्रूवल हमें देने पड़ेंगे, इसलिए नॉर्मल चेंज वही बना सकता है जिसके पास चेंज रोल है। जबकि जो स्टैंडर्ड चेंज था वो सर्विस कैटलॉग से भी बन रहा था। अगर आपने नहीं देखा तो हमारा लास्ट वीडियो देखिए, वहां पे आपको क्लियर होगा। लेकिन नॉर्मल चेंज चेंज एप्लीकेशन से ही बनेगा, या फिर फ्रॉम इंसिडेंट या प्रॉब्लम आप राइट क्लिक करके वहां से चेंज बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि नॉर्मल चेंज है, इसके लिए सब कुछ प्लान्ड होता है, हर चीज प्लानिंग करनी पड़ती है। इंसिडेंट से ये चेंज कम ही बनते हैं। इंसिडेंट से ज्यादातर जो है इमरजेंसी चेंज बनाए जाते हैं, क्योंकि उस समय हमें इमीडिएटली सर्विस अप करनी होती है, सर्विस डिग्रेडेशन को रोकना होता है। तो यह है नॉर्मल चेंज का फॉर्म। अब एक सर्विस ले लेते हैं हम सर्विस ले रहे हैं सैप कंट्रोलिंग। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन आइटम ले लेते हैं सैप एरिबा, ओके। और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम डालेंगे ये डिलीट सैप टाइप फील्ड फ्रॉम सीएमडीबी टेबल। तो सिनेरियो ये है कि हमारे पास सीएमडीबी टेबल है, उसके ऊपर एक सैप टाइप करके फील्ड है। ये फील्ड रिसेंटली अपग्रेड हुआ और एक नई फील्ड आ गई है जो कि इसका काम करती है। तो ये फील्ड एक तरह से ऑब्सोलीट हो गई है, ये फील्ड एक तरह से डाउनग्रेड हो चुकी है। तो इसलिए बिजनेस ने डिसाइड किया, टीम ने डिसाइड किया कि अब इस फील्ड को हटा देना ही बेहतर है। क्योंकि चेंज सीएमडीबी टेबल में हो रहा है, इसलिए चेंज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। और आपको पता है सीएमडीबी में कोई फील्ड डिलीट करे या किसी टेबल से फील्ड डिलीट होता है तो री इंडेक्सिंग होती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इश्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको नॉर्मल चेंज कैटेगरी में रखा। अब इसके लिए हमें सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम इम्पैक्ट थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे टेबल इम्पैक्ट होंगे यहाँ पे। अब हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में ये सारी फील्ड्स हमें भरनी है। चलिए मैं एक बार भर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। सबसे पहला है जस्टिफिकेशन, दिस फील्ड इज आउटडेटेड, अ न्यू फील्ड इज अवेलेबल फॉर द सेम पर्पस। तो यह है इसका प्रॉपर बिजनेस जस्टिफिकेशन। इम्प्लीमेंटेशन प्लान यह है कि हमने अपडेट सेट में इन चेंजेस को कैप्चर किया है, वही अपडेट सेट सब प्रोडक्शन में अप्लाई हो चुका है, उसको अब हम प्रोडक्शन में अप्लाई करेंगे। इसके बाद रिस्क एनालिसिस है। इसमें रिस्क मैंने आपको बताया, क्योंकि ये सीएमडीबी में फील्ड डिलीट हो रही है, इसलिए परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन हो सकता है और रिपोर्टिंग में भी इशू आ सकता है, क्योंकि अगर ये किसी रिपोर्ट में होगी वहां पे ये वैल्यू नहीं आएगी। अब तो रिपोर्ट्स को भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। हालांकि इस चेंज को करने से पहले जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये मैसेज जा चुका होगा कि हम ये सारी चीज करने वाले हैं, या फिर कैब मीटिंग में ये सब हम डिसाइड करेंगे और या फिर लोगों को बताएंगे। इसके बाद बैकआउट प्लान क्या है, क्योंकि ये अपडेट सेट में है तो वो बैकआउट अपडेट सेट हो जाएगा, तो चेंज हमारे रिवर्ट हो जाएंगे इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। टेस्ट प्लान क्या है, मैनुअली हम लोग डिक्शनरी टेबल में जाके देखेंगे कि फील्ड हटी है नहीं हटी है, सीएमडीबी टेबल में देखेंगे, उसके बाद हम फॉर्म व्यू में और लिस्ट व्यू में देखेंगे, एक बार वेरीफाई करेंगे कि फील्ड डिलीट हुई है हर टेबल से या नहीं। इसके बाद आते हैं हम स्केड्यूल पर। अब स्केड्यूल मैं करना चाहता हूं इसको सैटरडे संडे के बीच में, तो 23 तारीख से मैं 24 तारीख के बीच में इसको करूंगा स्केड्यूल। यस, कैब चाहिए। कैब की डेट में क्या रखता हूं, मैं चाहता हूं 22 तारीख को इसकी कैब मीटिंग हो जाए। 22 तारीख को जो हमारी कैब मीटिंग होगी उसके अंदर ये चेंज डिस्कस किया जाएगा। कैब मीटिंग क्या होती है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसके बाद कैब रिकमेंडेशन, जब वो कैब मीटिंग होगी तो वही रिकमेंडेशन यहाँ पे लिखे जाएंगे। हो सकता है कि उस कैब मीटिंग में कुछ और चेंज किए जाए, कुछ और इम्पैक्ट हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उस कैब मीटिंग में हम ये चेंज कैंसिल भी कर दें। तो कुछ भी हो सकता है कैब मीटिंग के अंदर। एक्चुअल स्टार्ट डेट, एक्चुअल एंड डेट, ये होता है जब एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगा और जब एक्चुअल में क्लोज होगा। ठीक है, ये फील्ड अपने आप ऑटोमेटिक भरते हैं जैसे ही वो स्टेट आता है, मतलब जैसे इम्प्लीमेंट स्टेट से आगे बढ़ेगा तब यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और क्लोज जब होगा तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक भरते हैं। इसके बाद आता है कन्फ्लिक्ट। अब देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने कन्फ्लिक्ट आपको नहीं दिखाया था, क्योंकि वहां पे हमने कॉन्फ़िगरेशन आइटम नहीं भरा था। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट के अंदर आप देखें
प्लान स्टार्ट डेट भी है, एंड डेट भी है, और हमारा कॉन्फ़िगरेशन आइटम भी है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट मतलब जिस विंडो में आप चेंज भेज रहे हैं उस विंडो में क्या कोई और चेंज है, या फिर किसी और तरह का आउटेज चल रहा है, या फिर किसी और तरह का इवेंट चल रहा है। मतलब आपका जो इवेंट है, मतलब आपका जो चेंज मूवमेंट है, उसके ओपोजिट में कुछ भी हो रहा हो सिस्टम में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, और वो अगर इस सिस्टम में होगा तो वो चीज आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगी। मतलब ये है कि आपको जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आएंगे उन सबके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। भाई ऐसा ना हो उस समय कोई मेंटेनेंस चल रहा हो और इंटरनेट ही बंद हो ऑफिस का, तो आप अपना चेंज कैसे मूव करेंगे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ताकि अगर कोई आपसे रिलेटेड है तो आप उस टीम से, उस स्टेक होल्डर से मिलें और इशू को रिजॉल्व करें। अपना टाइमिंग चेंज होना है तो चेंज करें। तो यही होता है कॉन्फ्लिक्ट। तो ये चेक करने के लिए आप क्लिक कीजिए क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये डेमो इंस्टेंस है। यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट आता है वो हम देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट चेक हो चुका है, यस कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है आप देखिए। CI इज ऑलरेडी स्केड्यूल्ड इन दिस पर्टिकुलर चेंज। मतलब ये CI इस चेंज में ऑलरेडी स्केड्यूल हो चुका है, मतलब कोई और भी इसके रिलेटेड चेंजेस मूव कर रहा है। एक्चुअली वो मैंने ही एग्जाम्पल के लिए एक CI बनाया था वही यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना, तो देखिए ये भी एक आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट आ गया, राइट। दूसरा, ये मेंटेनेंस विंडो से बाहर है। तो जनरली जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो हमारा नॉर्मल चेंज होता है उसको हम मेंटेनेंस विंडो के अंदर करते हैं। तो ये भी एक तरह से वार्निंग है कि भैया आप मेंटेनेंस विंडो से बाहर कर रहे हैं। मेंटेनेंस विंडो से बाहर कर रहे हैं मतलब आप उस समय कर रहे हैं जब ज़्यादा यूज़र हो सकते हैं। तो कहीं ये आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे, ये चीज़ आपको बता रही है। तो इन चीज़ों को आप अपने आप निपटेंगे, क्योंकि ये डेमो है। मुझे इस समय ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई थिंक आपको कॉन्फ्लिक्ट का मतलब अब समझ आ चुका होगा। तो ये सब होने के बाद एक बार सेव कर देते हैं। अब हम रिक्वेस्ट अप्रूवल करते हैं, क्लिक ऑन रिक्वेस्ट अप्रूवल। अब रिक्वेस्ट अप्रूवल नहीं होगा तब तक जब तक यहाँ पे असाइनमेंट ग्रुप नहीं होगा। तो यहाँ पे असाइनमेंट ग्रुप डालते हैं। तो कौन सी टीम्स को करेगी? लेट्स से डेटाबेस एटलांटा एक टीम है जो कि इन चीज़ों को करेगी। इसके अंदर कौन सा यूज़र करेगा? एक ही यूज़र है, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, वो। आप कीजिए रिक्वेस्ट अप्रूवल। आप देखिए स्टेट चेंज हो गया, ये असेसमेंट पे चला गया है, यानी दूसरे स्टेट पे चला गया है। अब यहाँ पे अप्रूवल्स आपको कहीं पे देखने को मिलेंगे, स्क्रॉल कीजिए। तो देखिए अप्रूवल आ चुका है, और अप्रूवल गया है अगेन बो को, जो कि डेटाबेस एटलांटा ग्रुप का बंदा है। तो इसको अब हम अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करते ही इसकी स्टेट फिर चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि असेसमेंट खत्म हो चुका है। जो भी बंदा इसको कर रहा था, मतलब वो जो इसको कर रहा था, उसने अच्छे से चेंज को देखा और वो सेटिस्फाई हुआ, तब उसने असेसमेंट करके इसको आगे भेज दिया। तो असेसमेंट होने के बाद अब ये ऑथराइजेशन पे आ चुका है। ऑथराइजेशन मैंने जैसे कि आपको बताया था कैब ग्रुप का काम होता है। तो देखिए कितने सारे लोग हैं। तो इस कैब अप्रूवल ग्रुप में वही सारे लोग हैं जो हर एक टीम से हैं, जो भी इस पूरे प्रोडक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब एक नेटवर्क टीम से होगा, एक डेटाबेस टीम से होगा, एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट से होगा। जो जो एंटिटी रिलेटेड है इस पर्टिकुलर चेन से, वो सारे के सारे इसमें होंगे। ये सारे एक साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, और जब ये लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ओके वी आर ओके विद दिस पर्टिकुलर चेंज, तब ये इसको अप्रूव कर देंगे। अदरवाइज दे हैव द ऑप्शन टू कैंसिल इट। मतलब उनके पास कैंसिल करने का भी ऑप्शन है। अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा चेंज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बट फॉर द टाइमिंग लेट से अप्रूव करते हैं। कैब अप्रूवल भी हो गया। तो अब अगला स्टेप जो है वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि आप देख रहे हैं स्केड्यूलिंग हमने ऑलरेडी दे चुकी है, राइट। स्केड्यूलिंग ऑप्शंस हमने मतलब स्टार्ट डेट एंड डेट ऑलरेडी भर चुके हैं, इसलिए इम्प्लीमेंट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। बॉटम में आइए, दो चीज़ हैं, अफेक्टेड सीआई और इम्पैक्टेड सीआई। देखिए अफेक्टेड सीआई में क्या है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन आइटम सैप अरीबा, जो कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। जबकि इम्पैक्टेड सीआई के अंदर आपको सैप कंट्रोलिंग दिखेगा। अब ये क्या मतलब है? आप सीधा सीधा मतलब ये है कि कॉन्फ़िगरेशन आइटम मतलब इससे रिलेटेड तो हम चेंज कर रहे हैं,
इसलिए क्योंकि इसी के अंदर या इसी के किसी पार्ट के अंदर चेंज हो रहा है, इसलिए अफेक्ट क्या हो रहा है, ये हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे अफेक्टेड सीआई। इसके अंदर चेंज हो रहा है, इससे रिलेटेड चेंज हो रहा है, राइट। लेकिन इसकी वजह से जो हमने यहाँ पे सर्विस लिखी है, इम्पैक्ट ये हो रही है, राइट। क्योंकि हमने सर्विस क्या है, ये सर्विस है, आप कहीं पे कोई चेंज करते हैं तो इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट होता है उसकी सर्विस में। आई होप आपको अब क्लियर होगा। कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इम्प्लीमेंट पे क्लिक करते हैं। लेट से वो टाइम आ गया, अभी तो देखिए मैं परसों तक वेट नहीं करूंगा। लेट से कि वो टाइम आ गया तो मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अब देखिए इम्प्लीमेंट पे आते ही एक्चुअल स्टार्ट डेट अपने आप भर गई, मतलब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुका है, अभी इसी स्टेट पे खत्म नहीं हुआ है। बॉटम में आएंगे तो आपको दो टास्क दिखेंगे, राइट। अगर आपने पहले चेंज मैनेजमेंट को देखा है, पहले जो टास्क बनते थे वो हम वर्कफ्लो के थ्रू बनाते थे, लेकिन वैनकूवर या फिर जो लेटेस्ट रिलीजेस हैं इनमें हमने फ्लोस का यूज, मतलब सर्विस नाउ ने फ्लो का यूज करना शुरू कर दिया है। तो ये एक फ्लो के थ्रू ये दोनों टास्क बन रहे हैं। अब ये कौन सा फ्लो है, क्या है, ये आप फ्लो डिजाइनर में जाके देख सकते हैं। इससे पहले जो हमने स्टैंडर्ड चेंज किया था उसमें मैंने प्रॉपरली जाके दिखाया है वहां पे कैसे उस फ्लो को ढूंढना है, कौन सा वो फ्लो है। वो चीज आप वो वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिर आगे बढ़ने के लिए हमारे पास दो टास्क है। सबसे पहला 35 नंबर 35 नंबर जिसमें इम्प्लीमेंट है। तो यानी सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हम मतलब कौन इम्प्लीमेंट करेगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा, राइट। या फिर वो जिसको असाइन करेगा वो इम्प्लीमेंट करेगा। चलिए वो से ही करा देते हैं। वो डेटाबेस टीम का बंदा है, वो ने इस पे काम किया और यहाँ पे क्लोजर इन्फॉर्मेशन सक्सेस कर दिया, लेट से। तो क्लोजर इन्फॉर्मेशन डाल दी, चेंजेस इंप्लीमेंटेड हो गया। अब इस क्लोज टास्क कर दीजिए। तो यानी ये टास्क क्लोज हो गया, लेकिन चेंज अभी भी इंप्लीमेंट पे है क्योंकि दूसरा टास्क अभी बचा है। तो वो दूसरा टास्क है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब वो इम्प्लीमेंट करने के बाद एक और टास्क पे काम करेगा या फिर किसी को असाइन करेगा कि भैया ये चेंज हो चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, एक फाइनल टेस्टिंग आप कर लीजिए। तो लेट से वो को ही कराते हैं हम, क्योंकि वो ही इंजीनियर है जो इस पे काम कर रहा है। क्लोजर कर दीजिए डायरेक्टली। टेस्टिंग डन सक्सेसफुली, क्लोज टास्क। क्लोज टास्क करते ही दोनों टास्क क्लोज हो जाएंगे और हमारा चेंज अब रिव्यू पे चला जाएगा। अब रिव्यू पे चला गया मतलब अब कस्टमर इसको देखेगा, मतलब कस्टमर जो चेंजेस हुए हैं उनको वेरीफाई करेगा। कस्टमर में यहाँ पे किसने चेंज ओपन किया था, दिस पर्सन ओमेंद्र। ओके, तो ओमेंद्र जाएगा, चेंज देखेगा, वहां के बाद वो चेंज टीम को बताएगा कि ओके आई एम सेटिस्फाइड या फिर आई एम नॉट सेटिस्फाइड, जो भी है। लेट्स से इस केस में सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे नोट्स में लिख देगा। तो कस्टमर ने लिखा टेस्टिंग सक्सेसफुल, साइन ऑफ, मतलब कस्टमर ने साइन ऑफ दे दिया है इस पर्टिकुलर चेंज रिक्वेस्ट को। तो अब क्या होगा, क्योंकि बो के पास कंफर्मेशन आ चुका है, लेट्स से इसको सेव कर देते हैं। जैसे इसको सेव करेगा तो बो के पास एक मेल चला जाएगा कि भैया इसमें वर्क नोट्स अपडेट हो चुके हैं, कस्टमर ने साइन ऑफ दे दिया है, ठीक है ना। तो अब वो क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे आके क्लोज कर देगा इसको। क्लोज करने से पहले क्लोजर इन्फॉर्मेशन देगा, ऑल डन सक्सेसफुली। जो भी नोट्स आपको देने हैं आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसको क्लोज कर देंगे। तो देखिए चेंज आपका क्लोज है। तो दोस्तों इस पूरे के पूरे चेंज में हमने बहुत चीजें सीखी। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, इसके साथ साथ अफेक्टेड सीआई, इम्पैक्टेड सीआई क्या होते हैं, एक नॉर्मल चेंज क्या होता है, उसके क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसको कैसे नेविगेट करते हैं, उसका कैसे वर्कफ्लो फॉलो करते हैं, इसमें क्या क्या स्टेट होते हैं, सब कुछ हमने देख लिया। तो ये था सर्विस नाउ का आउट ऑफ बॉक्स नॉर्मल चेंज। हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा आगे पीछे हो वर्कफ्लो, लेकिन बेसिक फंडामेंटल यही है, क्योंकि इन लोगों ने जो बनाया है वो टोटल ITIL फ्रेमवर्क के ऊपर बनाया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में विद इमरजेंसी चेंज। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चेंज मैनेजमेंट की हमारी सीरीज चल रही है, इसके अंदर आज हम पार्ट 5 देखेंगे जिसमें हम इमरजेंसी चेंज को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं और फिर इसको डेमो में देखते हैं। तो क्या होता है इमरजेंसी चेंज, अ चेंज दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एज सून एज पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल टू रिजॉल्व मेजर इंसिडेंट और इम्प्लीमेंट अ सिक्योरिटी पैच। मतलब वो चेंज
जिसको हमें स्केड्यूल नहीं करना, जिसको हमें इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना है, मतलब जितना जल्दी हो सके। क्योंकि कहीं पे कुछ एक इशू आ रखे हैं, कहीं पे कुछ सिक्योरिटी इंसिडेंट है, कहीं पे कुछ सर्विसेज हैं जो डाउन है और उनसे बिजनेस का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, मतलब बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। उन सर्विसेज को दोबारा से अप एंड रनिंग करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और उन चेंजेस को हम कहेंगे इमरजेंसी चेंज। अगला पॉइंट देखते हैं। दीज चेंजेस are of such high priority that it passes bypass group and peer review and all kind of approvals and goes directly to authorization state by CAB approval group। यहाँ पे बोल रहा है कि इमरजेंसी चेंज इतने हाई प्रायोरिटी होते हैं कि इसमें जितने भी अप्रूवल्स हैं उनको नहीं लिया जाता, या फिर आप कह सकते हैं उनको लेने का टाइम नहीं है, ठीक है। और डायरेक्टली इसमें कैब अप्रूवल पे चला जाता है, मतलब डायरेक्टली ऑथराइजेशन स्टेट जाता है, मतलब जो हमारा असेसमेंट स्टेट है वो यहाँ से गायब हो जाता है। ये है स्टेट प्रोग्रेशन। न्यू के बाद डायरेक्टली आ रहा है ऑथराइजेशन, ठीक है। ऑथराइज स्टेट आ रहा है क्योंकि इसके बीच का जो असेसमेंट स्टेट है उसको इमरजेंसी चेंज में कंसीडर नहीं किया जाता। इसके बाद ये नॉर्मली चलता है, शेड्यूल होता है, फिर इम्प्लीमेंट होता है, रिव्यू होता है, फिर क्लोज होता है। इसमें जो शेड्यूलिंग और इम्प्लीमेंटेशन की विंडो होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत जल्दी होती है। आप ये कह सकते हैं विद इन 24 आवर्स आप इसको कर सकते हैं, या फिर जल्दी से जल्दी इसको करने का कोशिश किया जाता है। कब कब इमरजेंसी चेंज खोला जाता है, तो देखिए वही मैंने बोला, जिस तरह से सर्विस फेल है या उसको इमीडिएटली अप करना है, तो मेनली इसमें सर्विस से ही रिलेटेड चीजें रहती हैं। These changes do not follow the complete life cycle जो हम डिस्कस कर चुके हैं, and it will go directly to authorized। एक और important point है, during an emergency change there are chances that an unplanned CI change activity occur। During such case an unauthorized change request is created and sent for approval। यहाँ पे बताना चाहता है कि जब इमरजेंसी चेंज हम कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ और सीआईस में भी कुछ अपडेट करना पड़े, जैसे कि जो भी उस पर्टिकुलर सीआई के या फिर उस पर्टिकुलर सर्विस के जो भी रिलेटेड सीआईज हैं उनमें भी कुछ चेंज हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो उस केस में एक अनऑथराइज चेंज इमीडिएटली ऑटोमेटिकली सिस्टम में बनता है, और उस चेंज को, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सीआई के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, राइट, तो उस चेंज को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक और अनऑथराइज चेंज बनता है और उसको फर्दर अप्रूवल्स के लिए भेज दिया जाता है। मतलब दो अलग अलग चेंज हैं। देखिए इमरजेंसी चेंज तो आप कर ही रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से उसके रिलेटेड सीआईस में भी कुछ चेंज होता है। तो उसके लिए, क्योंकि आपको उसमें कोई प्लानिंग नहीं हो रही, राइट, उसके अंदर किसी तरह का डिस्कशन नहीं हो रहा है, हमें ये पता है कि इसकी वजह से इसमें भी चेंज आएगा तो चलिए इसमें भी कुछ चेंज कर देते हैं। तो उस केस में एक अनऑथराइज चेंज बनता है, क्योंकि हम लाइव हैं, हम रन टाइम में एक चेंज रिक्वेस्ट बना रहे हैं, तो उस चेंज रिक्वेस्ट को हम कहेंगे अनऑथराइज चेंज रिक्वेस्ट। डेमो सिंपल है, क्रिएट न्यू पे जाइए, यहाँ पे आपको इमरजेंसी चेंज दिखेगा, या फिर आप डायरेक्टली इंसिडेंट जो भी ओपन है उस पर्टिकुलर सर्विस रिस्टोरेशन के लिए, या फिर सर्विस चेंज के लिए, या फिर सर्विस इम्पैक्ट के लिए, वहां से भी आप राइट क्लिक करके एक इमरजेंसी चेंज खोल सकते हैं। तो चलिए सर्विस सेलेक्ट करते हैं, सैप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं सैप की, उसमें कुछ इशू आया है, वो सर्विसेज इम्पैक्ट हुई हैं, और किस वजह से इम्पैक्ट हुई है कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, वहाँ पे नेटवर्क इशू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं सैप फाइनेंशियल्स। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने दिया है, नेटवर्क इज नॉट वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 आवर्स, पिछले 5 घंटे से नेटवर्क नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से जो भी हमारी सेफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्विसेज है वो इम्पैक्ट हो रही हैं। क्योंकि ये फाइनेंशियल चीज़ें हैं, इसलिए इनकी सर्विसेज को अप करना, इनके इंटरनेट को अप करना और सर्विसेज को रिस्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंस में डायरेक्टली कस्टमर लिंक होता है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट आपको ज़्यादा लगेगा। इसको असाइन करते हैं हम नेटवर्क टीम को, और इसको करने वाला है वो। सिंपल इसको सेव कर दीजिए। क्योंकि इमरजेंसी चेंज है, न्यू के बाद हम सीधे ऑथराइज पे जाएंगे या फिर हम कैंसिल कर देंगे। तो ऑथराइज पे जाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल कीजिए। जब आप रिक्वेस्ट अप्रूवल करेंगे तो ये ऑथराइज पे चला जाएगा, और डायरेक्टली हम लोग कैब अप्रूवल ग्रुप्स के पास ऑथराइजेशन भेजेंगे। तो आप बॉटम में जाइए तो आपको दिखेगा कि ऑथराइजेशन जो हुआ है वो है कैब अप्रूवल ग्रुप के लिए। देखिए टोटल 6 है, राइट। तो 6 किसके पास गया ये अप्रूवल, कैब अप्रूवल के पास। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल 6 लोग हैं। ये 6 लोग कौन है, ये 6 लोग इस पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड लोग हैं, मतलब इस पूरे के पूरे सिस्टम से रिलेटेड लोग हैं। ये 6 मॉड्यूल के हेड हो सकते हैं, 6 प्रोसेसेस के हेड हो सकते हैं, जैसा भी इंटरनल स्ट्रक्चर होगा उसी हिसाब से कैब अप्रूवल में लोग होंगे।
क्या होता है कैब अप्रूवल, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप हमारा पहला वीडियो देखिए चेंज मैनेजमेंट का। इसको अब हम अप्रूव कर देंगे। लेट्स से क्रिश्चियन ने इसको अप्रूव कर दिया। अप्रूव होते ही ये स्केड्यूलिंग स्टेट में चला जाएगा और आप इसको स्केड्यूल कर देंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो अब ये देखिए डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन पे चला गया, जबकि स्केड्यूलिंग डेट हमने नहीं डाली थी क्योंकि ये चेंज रिक्वेस्ट इमरजेंसी है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे प्लान स्टार्ट डेट और प्लान एंड डेट का ज़्यादा कोई जो है मतलब नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लानिंग के तहत नहीं जा रहा है, इमीडिएटली हम चेंजेस यहाँ पे डाल रहे हैं। हमें बस इमीडिएटली सर्विसेज को अप करना है, जो भी चेंज करना है उसे करके। तो इसलिए यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप नॉर्मल और उसमें देखेंगे स्टैंडर्ड में, उस केस में आप स्केड्यूल से इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जा सकते जब तक आप ये वैल्यूज नहीं भरेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जैसे ही हम इम्प्लीमेंटेशन पे गए, एक्चुअल स्टार्ट डेट यहाँ पे भर गया और आप बॉटम में आएंगे तो आपको दो टास्क दिखेंगे। सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन टास्क, जो भी एसोसिएटेड टीम है जिसको भी इम्प्लीमेंट करना है, लेट्स से नेटवर्क टीम को इम्प्लीमेंट करना है और यहाँ पे बो को इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे वो अपडेट कर देगा और क्लोजर इन्फॉर्मेशन भी दे देगा कि चेंज जो है इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, जो भी हम कर रहे थे, फिक्स डन। ठीक है, और क्लोज कर दीजिए टास्क को। जैसे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा उसके बाद एक और टास्क अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग, उसको ओपन कीजिए। उसको भी किसने किया, बो ने किया, सक्सेसफुल किया, टेस्ट डन। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेटवर्क ग्रुप के बो ने सारी टेस्टिंग भी कर ली है। मतलब यहाँ पे इस टास्क को बो किसी और को भी असाइन कर सकता है, फिलहाल हम बो के थ्रू ही करवा रहे हैं। क्लोज टास्क कीजिए। अब ये रिव्यू पे चला गया। अब जो कस्टमर था जिसने चेंजेस रिक्वेस्ट किए थे, जो टीम थी यानी जो सैप से रिलेटेड टीम थी, सैप फाइनेंशियल की, वो जाके देखेगी कि चेंजेस सही से हुए नहीं हुए और जो हमारी सर्विस थी वो रिस्टोर हुई है या नहीं हुई है। तो रिस्टोर होने के बाद वो यहाँ पे नोट्स के अंदर अपडेट कर देगी। तो टीम ने अपडेट किया, सर्विस रिस्टोर हो चुकी है, चेक कर ली गई है और हम आपको साइन ऑफ देते हैं। अब इस केस में इसको वो सेव कर देंगे। जैसे वो सेव करेंगे, जो भी नेटवर्क टीम है वो नोटिफाइड होगी कि कस्टमर ने ओके दे दिया है, गो हेड दे दिया है, तब वो तुरंत इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने से पहले दे हैव टू प्रोवाइड क्लोजर इन्फॉर्मेशन। लेट्स पुट इट सक्सेसफुल, चेंजेस डन एंड टेस्टेड। ओके, नाउ क्लिक ऑन क्लोज। तो देखिए चेंज क्लोज हो गया। तो इमरजेंसी चेंज का क्या गोल है? इसका देखिए एक ही गोल है कि जो सर्विसेज डाउन हुई हैं उन सर्विसेज को एज सुन एज पॉसिबल रीस्टोर किया जाए। रीस्टोर होने के बाद बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, लेकिन उसके रिलेटेड जो भी हमें चेंज करना है उसको हम तुरंत करें और सर्विस को रिस्टोर करें। कस्टमर को बोले अब आपकी सर्विस ओके है, आप अपना काम कर सकते हैं। चेंज मैनेजमेंट की सीरीज में एक क्वेश्चन पूछा गया कि अनऑथराइज चेंज क्या होता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने जब इसको सर्च किया तो ज्यादा कुछ नहीं मिला, बट सर्विस नाउ में इसकी पूरी प्रोसेस डिफाइन हो रखी है। मतलब सर्विस नाउ डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप जाएंगे तो आपको अनऑथराइज चेंज क्या होता है, ये कैसे क्रिएट होता है, ये क्यों क्रिएट होता है, ये सारा मिल जाएगा। तो सबसे पहले अनऑथराइज चेंज होता क्या है। देखिए सीएमडीबी के अंदर कई सारी सीआईज हैं। उन सीआईज में अगर कोई एप्लीकेशन सीआई है और उस एप्लीकेशन सीआई में कुछ चेंज होता है जो कि किसी भी एक्टिव चेंज या स्केड्यूल चेंज से लिंक नहीं है, तो उस चीज को हम कहेंगे अनप्लान्ड चेंज या फिर अनऑथराइज चेंज। तो इनकी एक एल्गोरिथम है, फ्लैपर एल्गोरिथम, बेसिकली एक रूल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें रेगुलरली ये लोग चेक करते रहते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन सीआई में अगर कोई चेंज हो रहा है। तो अगर चेंज मिलता है तो इसमें एक इवेंट ट्रिगर होता है जिसका नाम है सीआई अनप्लान्ड। मैं उसका नाम एक बार फिर देख लेता हूँ। जी हाँ, CI.change.unplanned। तो जैसे ही सिस्टम को दिखता है कि ये एक अनऑथराइज चेंज है, मतलब इससे रिलेटेड कोई चेंज एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये इवेंट ट्रिगर होता है। इस इवेंट के ट्रिगर होने से एक इमरजेंसी चेंज ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। ये प्रॉपर्टीज आपको एनेबल करनी पड़ती हैं। बाय डिफॉल्ट ये जो है फॉल्स रहती हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो उसको एनेबल कर सकते हैं। तो ये चीज आपकी विश के ऊपर होगी। ठीक है, तो ये सब होने के बाद चेंज बन जाएगा। आप और भी सेटिंग इसमें कर सकते हैं कि मतलब इसमें असाइनमेंट ग्रुप कौन सा डालें। ये सारी प्रॉपर्टीज आप आसानी से सेट कर सकते हैं जब भी आप अनऑथराइज चेंज को एनेबल करेंगे।
तो जब चेंज बन जाएगा तो आपकी टीम उसको देख सकती है। ठीक है, आपको जब दिख जाएगा तो आप उसको अप्रूव या डिनाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसलिए किया गया कि कोई भी चेंज, किसी तरह का भी चेंज किसी भी एप्लीकेशन सीआई में अननोटिस्ड ना रहे और इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। तो यही था हमारा अनऑथराइज चेंज। आई होप आपको क्लियर होगा। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चेंज मैनेजमेंट की सीरीज में आज हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम चेंज मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने बाकी चेंज मैनेजमेंट के वीडियोस को जरूर देखना है, क्योंकि यहीं से आपको चेंज के बारे में पता चलेगा। एक सेपरेट प्लेलिस्ट इसके लिए मैंने बनाई हुई है, आप देखिए सर्विस नाउ चेंज मैनेजमेंट। इसके अंदर टोटल अभी 5 वीडियोस हैं, एक एक करके देखिए तभी आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं चेंज मॉडल्स। तो पहले क्या होता है चेंज मॉडल? Change managers can use the change model features to conveniently tailor change activities and flows for a specific use case. तो यहाँ पे लिखा है कि चेंज मॉडल क्या होता है। चेंज मैनेजर को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो चेंज एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो नए नए यूज केसेस डेवलप होते हैं उनको कैटर कर सकता है, उनके लिए एक प्रोसेस काइंड ऑफ थिंग डिजाइन कर सकता है। हर छोटी चीज के लिए उसको डेवलपर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो खुद ही अपनी एक एक्टिविटी डिजाइन कर सकता है और फर्दर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब किस तरह की यूज केसेस आएंगे? अब चेंज से रिलेटेड कोई एक्टिविटी क्या होगी, जैसे कि आपको एक नेटवर्क गियर को बदलना है, तो उसके लिए आपको एक चेंज चाहिए होगा। लेकिन आपको ये लगता है कि अगर उसके लिए आप नॉर्मल का पूरा वर्कफ्लो फॉलो करेंगे तो वहां पे उतना टाइम लग जाएगा, वो चीज उतनी कन्वीनियंट नहीं है। तो यही चीज, इसी तरह की यूज केसेस, मतलब आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं बीइंग अ चेंज मैनेजर कि आपको कितने स्टेट रखने हैं, ठीक है, आपको उसमें कितने अप्रूवल्स देने हैं, आपको उसमें कितने जो है ट्रांजिशंस देनी है, आपको उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड मैंडेटरी करनी है। तो ये सारी चीजें आप एज अ चेंज मैनेजर अपने आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। You can use it to transit to fit for purpose models and ServiceNow flows without compromising the existing capabilities. मतलब जो चेंज मैनेजमेंट की करंट प्रोसेस है उसको किसी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना, उसको किसी तरह से मॉडिफाई या चेंज करे बिना, आप अपनी ये नए जो मॉडल्स हैं, आप जो अपने नए जितने भी यूज केसेस हैं उनके रिलेटेड आप एक प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं। चेंज मॉडल में आप क्या क्या कर पाएंगे? फिट टू पर्पस स्टेट मॉडल, मतलब आप अपने हिसाब से एक स्टेट मॉडल डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें अगर आपको केवल 2 ही स्टेट चाहिए तो आप उसमें 2 ही स्टेट रखिए, आपको 3 चाहिए तो आप 3 रखिए। इस तरह से आप अपनी एक चेंज प्रोसेस डिजाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ किस स्टेट से किस स्टेट में जाना है, जरूरी नहीं है कि असेसमेंट के बाद आपको ऑथराइज पे ही जाना है जो कि डिफॉल्ट है। आप असेसमेंट के बाद डायरेक्ट इम्प्लीमेंट पे भी जा सकते हैं। तो ये चीजें एक चेंज मैनेजर बहुत अच्छे से चेंज मॉडल्स में कॉन्फ़िगर कर सकता है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अंडर चेंज एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको दिख जाएगा चेंज मॉडल्स। तो देखिए फिलहाल ये 7 चेंज मॉडल्स आपके सामने हैं जो कि आउट ऑफ बॉक्स हैं। इनमें से एक को मैं ओपन करता हूं जो कि लग रहा है एक पर्टिकुलर केस, ठीक है। ये है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। चेंज मॉडल का कॉन्सेप्ट एक चेंज मैनेजर को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। चेंज मैनेजर बहुत हद तक पूरे चेंज मैनेजमेंट को इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए ये है चेंज मॉडल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अवेलेबल इन क्रिएट न्यू, मतलब जब आप क्रिएट न्यू पे जाते हैं तो वहां पे जो आपको एक बॉक्स दिखता है वहां पे आपको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखेगा। आप इसका कलर डिफाइन कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। आप उस चेंज में पहले से ही वैल्यूज को प्रीसेट कर सकते हैं, जैसे कि टाइप यहाँ पे नॉर्मल है, असाइनमेंट ग्रुप हमने नेटवर्क सेलेक्ट कर दिया, और भी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यूज हैं आप यहाँ पे पहले से ही दे सकते हैं। तो काइंड ऑफ टेम्पलेट का भी काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। आप एडिशनल सिक्योरिटी दे सकते हैं कि कौन इस पर्टिकुलर चेंज मॉडल को और उस चेंज को एक्सेस कर पाएगा, कौन राइट कर पाएगा, कौन रीड कर पाएगा। तो देखिए बॉटम में आपको दिखेगा मॉडल स्टेट्स। इसके अंदर 2 स्टेट्स आपको दिख रहे हैं, ऑथराइज और दूसरा क्लोज्ड। बाकी स्टेट्स इसमें नहीं डाले गए हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इसी हिसाब से होगी। अगर इसको मैं ओपन करता हूँ ऑथराइज को, और इसमें फर्दर आप देख सकते हैं मॉडल स्टेट ट्रांजिशन, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जाएगा वो भी बताया हुआ है। इसको ओपन करते हैं। हम ऑथराइज से कहाँ जाना चाहते हैं? डायरेक्टली क्लोज पे जाना चाहते हैं। ट्रांजिशन ऑटोमेटिक होगा और इसके अंदर
जाने से पहले आपको दो चीजें दिख रही हैं, अप्रूवल्स लिए जाएंगे और कुछ फील्ड्स को मैंडेटरी किया जाएगा ताकि आप उनको भर सकें और आगे बढ़ सकें। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। गो टू चेंज एप्लीकेशन एंड क्रिएट न्यू। मॉडल्स में देखिए आपको दिख रहा है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर क्लिक कीजिए। तो जो वैल्यूज हमने प्रीसेट की हैं वो देखिए ये है। सबसे पहले टाइप नॉर्मल था और इसका असाइनमेंट ग्रुप नेटवर्क है। इनिशियल स्टेट जैसा कि हमने डिफाइन किया था ऑथराइज अपने आप आ गया। उसके बाद और कोई स्टेट यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है क्योंकि ऑथराइज के बाद ये डायरेक्टली आगे जाके क्लोज ही होना है। तो चलिए एक कॉन्फ़िगरेशन आइटम डाल देते हैं। सह परिभा में चेंजेस हो रहे हैं। क्लाउड से रिलेटेड मैंने कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद देखिए प्लानिंग टैब में ये दो चीज़ें मैंडेटरी हैं। तो अगले 2 दिनों में हम इस चेंज के ऊपर काम करेंगे। नाउ सबमिट। तो देखिए हमारा चेंज ऑथराइज पे आ चुका है और यहाँ पे लिखा है चेंज इज वेटिंग फॉर अप्रूवल। क्योंकि ऑथराइजेशन है, अप्रूवल यहाँ पे लगेगा। किसका अप्रूवल लगेगा? जो असाइनमेंट ग्रुप है उसी का अप्रूवल हमने यहाँ पे लिया है। तो राइट क्लिक कीजिए, इसको अप्रूव कीजिए और कुछ नहीं हुआ, अप्रूव करते ही ये अपने आप क्लोज हो गया। तो देखिए यहाँ पे चेंज मैनेजर ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने केस के हिसाब से एक पर्टिकुलर मॉडल तैयार किया। उस मॉडल को उसने यहाँ पे अच्छे से कॉन्फ़िगर किया। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेट होने चाहिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के बाद क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, यह है स्टेट ट्रांजिशन। और यहाँ पे आपने देखा है मैंडेटरी फील्ड्स, कौन सी जो अभी हमने मैंडेटरी फील्ड देखी थी वही होंगी। यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यही हमने फील्ड्स मैंडेटरी वहाँ पे देखी थी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कॉन्फ़िगरेशन आइटम, प्लान्ड स्टार्ट डेट एंड प्लान्ड एंड डेट। तो इसीलिए चेंज मॉडल एक चेंज मैनेजर को वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो अपनी चेंज प्रोसेस को डिज़ाइन कर पाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द बेसिक वन। ओके, तो यही मैंने आपको दिखाया। आप भी चाहें तो अपना नया एक चेंज मॉडल बना सकते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ न्यू पे क्लिक करना है और आपको फिर फर्दर एज पर योर नीड, एज पर योर रिक्वायरमेंट फॉलो करना है कि आपको कितने स्टेट रखने हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए क्या क्या चाहिए। आपको फील्ड मैंडेटरी चाहिए, आपको अप्रूवल्स चाहिए, और भी वहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे अच्छे से डिज़ाइन करके अपना एक चेंज मॉडल बना सकते हैं। तो यही था बेसिक्स ऑफ चेंज मॉडल। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चेंज मैनेजमेंट की सीरीज में आज हमारा होगा पार्ट 7, जिसके अंदर हम चेंज अप्रूवल पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है चेंज पॉलिसीज। लेट मी ओपन इट। चेंज अप्रूवल पॉलिसीज, तो ये क्या है? देखिए जिस तरह से चेंज मॉडल में एक चेंज मैनेजर को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम दी गई ताकि वो अलग अलग यूज केसेस के हिसाब से अपनी एक छोटी सी चेंज प्रोसेस डिजाइन कर सके, उसी तरीके से चेंज अप्रूवल पॉलिसीज सर्विस नाउ लेके आया है, जिसमें आप लोग किसी भी पर्टिकुलर चेंज के लिए अप्रूवल्स डिजाइन कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले ये सारी चीजें हम लोग वर्कफ्लो में मैनेज करते थे। तब एक छोटे से चेंज के लिए भी हमें पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती थी। डेवलपर के लिए एक चेंज ओपन होगा, वो उस पर काम करेगा, फिर उसको आगे भेजा जाएगा और फाइनली वो प्रोडक्शन में आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट होता था। लेकिन अब चेंज अप्रूवल पॉलिसीज में एक चेंज मैनेजर अपने हिसाब से अप्रूवल्स को डिफाइन कर सकते हैं, अप्रूवल्स को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं और हमें क्या करना है, सिंपली जाके उनको यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इमरजेंसी चेंज के लिए ये हमारा फ्लो है। इसके अंदर सिंपली हमने अप्लाई चेंज अप्रूवल पॉलिसीज और यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट किया है, इमरजेंसी चेंज पॉलिसी। और वो इमरजेंसी चेंज पॉलिसी कहाँ पे डिजाइन की गई है, देखिए ये है वो इमरजेंसी चेंज पॉलिसी। इसको मैं ओपन करता हूँ। तो एक चेंज मैनेजर ने इनको डिजाइन किया है और जो भी यहाँ पे डिजाइन होगा, जो भी ये चेंज होगा, उसको बस हमें यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पे अपडेट करने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी फ्लेक्सिबिलिटी यहीं पे है। अगर आपके पास चेंज मैनेजर रोल है तो आप इसमें आइए, इसमें मॉडिफाई कीजिए, वो यहाँ पे अपने आप जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना समय बच रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं था, इससे पहले बहुत समय लगता था। अब क्या होती है चेंज अप्रूवल पॉलिसी, ये तो आपको पता चल गया। अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं? देखिए इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला है पॉलिसी इनपुट, उसके बाद डिसीजन, डिसीजन के बाद होता है आंसर यानी चेंज अप्रूवल डेफिनेशन। तो सबसे पहला क्या है, पॉलिसी इनपुट। इनपुट क्या है? इनपुट में हम लोग सिंपल वेरिएबल्स डिजाइन करते हैं, वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। वो वेरिएबल्स जो कि आगे जाके इन कंडीशंस में हम यूज कर पाए। ठीक है, तो ये वेरिएबल क्या है? ये वेरिएबल मोस्टली जो है टेबल के नेम होते हैं या उन फील्ड्स के नेम होते हैं जो हम लोग
यूज करने वाले हैं डिसीजंस में। ठीक है, वेरिएबल इनपुट चला गया, डिसीजन हमने बना दिया। अब जैसे ही ये कंडीशन मेट होगी, ये अप्रूवल यहाँ पे हो जाएगा। तो एक बार मैं दिखाता हूँ ओपन करके। इसको ओपन कीजिए, पॉलिसी इनपुट को। तो यहाँ पे सबसे पहले है टाइप, जो कि रेफरेंस है। फिर हमने लेबल दिया है चेंज रिक्वेस्ट। कॉलम नेम देखिए, कॉलम नेम क्या बना, चेंज अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, यानी ये नेम ऑफ द टेबल है, राइट। इसी तरह से आप किसी फील्ड के लिए भी यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले जितने भी डिसीजंस हैं उन सब के अंदर हमने चेंज रिक्वेस्ट को यूज करना है, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे इनपुट क्या दिया, एक वेरिएबल जो कि चेंज रिक्वेस्ट टेबल को पॉइंट करता है। और क्योंकि ये रेफरेंस है, इसलिए हमने रेफरेंस स्पेसिफिकेशन में चेंज रिक्वेस्ट दे दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जितने चाहें यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं। जो भी आपकी पूरी अप्रूवल प्रोसेस में टेबल्स यूज हो रहे हैं, फील्ड्स यूज हो रही हैं, उनका आप यहाँ पे आसानी से नाम दे सकते हैं एज अ वेरिएबल, जो कि आप फ्यूचर में उसको यूज कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट वेरिएबल। इसके बाद आते हैं डिसीजंस पे। यहाँ पे देखिए आपको कंडीशंस बनानी है, आप एक से ज़्यादा कंडीशन बना सकते हैं। और एग्जीक्यूट क्या होगा, रन ऑल कंडीशन दैट मैचेस, मतलब ये सारी की सारी कंडीशंस चला के देखी जाएंगी हर स्टेप पे। ठीक है, इसको ओपन कीजिए। क्योंकि चेंज हमारा इमरजेंसी है, तो आपको पता है इमरजेंसी चेंज में केवल कैब अप्रूवल्स हम करते हैं, असेसमेंट पार्ट नहीं करते। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंडीशन क्या आई, तो कंडीशन है चेंज रिक्वेस्ट डॉट स्टेट इज ऑथराइज। तो ये जो वेरिएबल आ रहा है चेंज रिक्वेस्ट, ये कहाँ से आ रहा है, वहीं से चेंज अप्रूवल पॉलिसी में जो आपने पॉलिसी इनपुट दिया था। इसको अगर यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, फील्ड्स पे जाइए। तो देखिए यहाँ पे फील्ड्स में तीन ही चीजें आ रही हैं, एक तो सिसआईडी आउट ऑफ बॉक्स आ रहा है, दूसरा चेंज रिक्वेस्ट आ रही है। चेंज रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, वेरिएबल इनपुट से। इसी तरीके से यहाँ पे अगर इनपुट इंसिडेंट का हो तो यहाँ पे इंसिडेंट भी आ जाएगा। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसिडेंट से रिलेटेड फील्ड आपको दिख जाएंगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज रिक्वेस्ट सेलेक्ट किया तो देखिए सीधे वो टेबल ही ओपन हो गया। अगर आपको हार्ड कोड भी करना है कोई चेंज, वो आपको दिख जाएगा। लेकिन फिलहाल हमने क्या करना है, शो रिलेटेड फील्ड्स, चेंज रिक्वेस्ट की फील्ड में जाके हमने स्टेट देखना था, राइट। स्टेट इज ऑथराइज। तो यहाँ पे लिखा है ऑल द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी ट्रू फॉर दिस आंसर टू बी यूज्ड। कौन सा आंसर, ये वाला, ये है हमारा चेंज अप्रूवल पॉलिसी डेफिनेशन। मतलब इसमें ये बताया गया कि क्या एक्चुअल में अप्रूवल होगा। तो ये तभी एग्जीक्यूट होगा, ये तभी ट्रिगर होगा जब इसमें सारी कंडीशंस मैच होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अप्रूवल डेफिनेशंस भी दिख जाएंगी। कौन सा था, कैब अप्रूवल था, राइट। सिंपली यहाँ पे हमने ग्रुप दे दिया है कैब अप्रूवल। ठीक है, तो आसानी से जैसे ही ये कंडीशन मेट होगी, यहाँ पे ये अप्रूवल ट्रिगर हो जाएंगे उस पर्टिकुलर चेंज रिक्वेस्ट के लिए, जो कि उस समय एक्शन में होगी। ठीक है, तो देखिए चेंज मैनेजर को कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। वो चाहे तो कितनी भी चेंज अप्रूवल पॉलिसी बना सकते हैं बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और इन अप्रूवल पॉलिसीज को फिर हम चेंज फ्लोज में या चेंज वर्क फ्लोज में आसानी से यूज कर सकते हैं। वहां पे कुछ भी डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इसको वहां पे यूज कर लीजिए। जिस तरह से फ्लो में आपको दिख गया एक एक्शन है, राइट, उसी तरीके से अगर आप एक वर्क फ्लो बनाते हैं तो उसमें भी आपको एक एक्टिविटी दिख जाएगी चेंज अप्रूवल पॉलिसीज की। तो आप वहां भी इनमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे चेंज अप्रूवल पॉलिसीज में आप बनाएंगे। तो आई होप चेंज अप्रूवल पॉलिसीज आपको क्लियर होंगी। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं हमें बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।